हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ई एकेडमी। हमने चैप्टर अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोर देन हाफ कर लिया है एंड लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे इट वाज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज जो हमें पढ़ना है वो है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो हमें कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करना थोड़ा सा बनता है। क्या है कॉन्सेप्ट? डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली कहता है, जैसे लाइट के लिए ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी, आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, डुअल नेचर है लाइट का। सेम यहाँ पे भी इसी तरह पार्टिकल के लिए या मैटर के लिए डी ब्रॉगली ने कहा डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। कुछ प्रॉपर्टीज वेव नेचर को लेके आप कह सकते हो कि प्रूव हो रही है, कुछ पार्टिकल नेचर को लेके। तो हमने पूरा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी कि एप्लीकेबल तो दोनों पे है, नो डाउट, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बट अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो खाली छोटे पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे है। बड़े पार्टिकल्स में हमने, आपको याद हो, वेवलेंथ कैलकुलेट भी की थी और वो मेजरेबल नहीं थी, राइट? सो दिस वाज ऑल विच वी हैड स्टडीड इन द अर्लियर लेक्चर। तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। क्या है वो टॉपिक्स? पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब पूरा कॉन्सेप्ट अगर दिया गया है तो नेचुरली अगर हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, उसका प्रूफ नहीं देंगे, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि एज अ लॉ हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, दोनों के अलग अलग, मतलब वेव नेचर के भी और पार्टिकल नेचर के भी। अब जब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, कई ऐसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, लेकिन हम स्टडी करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इंसिडेंट रे फॉल कराई निकल क्रिस्टल पे। देखिए कैसे, ये निकल क्रिस्टल था, इसको हम लिख लेते हैं। निकल क्रिस्टल लिया, उस पे इंसिडेंट रे फॉल कराई, ठीक, और जो भी उसके बाद रिफ्लेक्शंस यहां से हुई, जो रेज आपकी निकली, इसको फॉल कराया फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये जो वेव्स निकली, या आप ये कह सकते हो रेडिएशन, इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल कराया, ठीक है, रिसीव किया हम कह सकते हैं। अब उसके बाद जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया तो नेचुरली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट, हम लिख लेते हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। डायग्राम, खाली डायग्राम ही है, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इंसिडेंट लाइट फॉल कराई निकल क्रिस्टल पे, उसके बाद जो आपकी रेज निकली उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल कराया। जब वो फॉल कराने के बाद आप उस पैटर्न को स्टडी किया गया तो वो पैटर्न कैसा था? देखिए, सेंटर में सपोज कीजिए एक कुछ बड़ा सा डॉट है, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कहा जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक। और ये ऐसे ही कंटिन्यूटी में मैंने एक चीज का थोड़ा सा एरिया लिया है, हम कह सकते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम ऐसा ही एक्स रेज के लिए भी ऑब्जर्व किया गया था एंड एट दैट टाइम, ये एक्चुअली 1917 की बात है, ठीक है, कि जब इन्होंने ये स्टडी किया था एक्सपेरिमेंट, या जो वेरिफिकेशन है, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो उस टाइम पे एक्स रेज तब तक प्रूव हो चुका था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब कि वेव नेचर है उनका, राइट। तो अगर सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका कहीं और से डेवलप हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां से वो पैटर्न आ रहा है वो भी वेव नेचर फॉलो करता होगा, या उसका भी वेव नेचर डेफिनेटली होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हुए प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर का एक पार्ट ये प्रूव किया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। इसी तरह से आपका कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट हुए, बट वी जस्ट नीड ओनली वन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें यूजुअली पूछा नहीं जाता है, जस्ट अगर कभी इन केस पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वेव नेचर कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हमारा? जैसे ये आपका वेव नेचर का हो गया, दूसरा है पार्टिकल नेचर के लिए, वो भी मैं यहीं कर देती हूं, फॉर पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए देखिए, एक जो हम पहले पढ़ चुके हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट, E by M रेशियो हमने निकाली थी इलेक्ट्रॉन की, और मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। ये दोनों
पार्टिकल नेचर ही प्रूव करते हैं। बट उसके अलावा एक और कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है या कॉन्सेप्ट है जिससे हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है। देखिए सपोज कीजिए अगर हम कोई पार्टिकल ले रहे हैं और वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, पार्टिकल ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसको हमने स्ट्राइक करवाया जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले ली, इलेक्ट्रॉन हमने स्ट्राइक करवाया किस पे, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो एक स्पॉट छोड़ जाता है। स्पॉट मतलब एक डॉट जैसा। वो स्पॉट आपका क्या कहलाता है, उसके लिए एक वर्ड है सिंटिलेशन, ठीक है। उस स्पॉट को बेसिकली एक्चुअली सिंटिलेशन कहते हैं, जो हमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे मिला। तो स्पॉट का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल स्ट्राइक किया, अगर पार्टिकल स्ट्राइक किया या स्पॉट को हम क्या कह सकते हैं कि वो लोकलाइज्ड है ना। लोकलाइज्ड हमारी चीज, अगर आपकी स्पॉट निकल के आ रहा है तो उसको हिट करने वाला जो पार्टिकल होगा या जो भी चीज होगी वो भी लोकलाइज्ड होगी। लोकलाइज्ड की अगर बात आ गई तो नेचुरली क्या होगा, वो पार्टिकल, क्योंकि वेव आपको पता है मूविंग है, पार्टिकल आपका एक जगह फिक्स्ड है, तभी हम कहते हैं ना वो लोकलाइज्ड है। सो यहां से हमारा प्रूव होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करवा रहे हैं और हमें एक स्पॉट मिल रहा है जिसको हम कहते हैं सिंटिलेशन, तो उसको हिट करने वाला या वो चीज जो स्ट्राइक कर रही है उस स्क्रीन पे वो भी लोकलाइज्ड नेचर की ही होगी एंड डेफिनेटली इट इज अ पार्टिकल, ठीक है। तो ये इसमें आप 2 पॉइंट्स वो भी ऐड कर सकते हो, थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड मुलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये जस्ट आपका पूरा हुआ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, और यू कैन से डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे लैम्डा की कैलकुलेशन, मतलब कि वेवलेंथ की कैलकुलेशन अगर हमें पोटेंशियल दे रखा हो। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कहाँ से, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्सेलरेट करने के लिए। अब देखिए अगर उसको आप पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हो, वी पोटेंशियल लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, वी, तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन पोटेंशियल हो गया हमारा वी। एनर्जी एक्वायर्ड जो भी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी ही कहेंगे, और वो कैसे एक्सप्रेस होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये क्लियर है इतना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतने चार्ज के लिए आप जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस एनर्जी को ही हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप सपोज कीजिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, क्या होगा वो, हाफ mv², ठीक है। यहां से हमने क्या किया, देखो इसको काइनेटिक एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, आगे एक्चुअली भी रिप्लेस करना होगा इसलिए। दूसरी बात क्या है, यहां से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए V की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर आप देखें 2E, इसको मैंने E ले लिया ना, ठीक है, तो 2E डिवाइड में m, C हाफ mv² है, या मैं दोबारा लिख लेती हूँ E के साथ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मिस्टेक ना हो, ठीक। V की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2E/m, इसका अंडर रूट, यही आएगी ना, ठीक है। इसका हमने अंडर रूट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m नीचे आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉगली की हमने क्या की हुई है, h/mv, यही हमने डिराइव किया था ना डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेम यही, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही लिया, मतलब मास अगर आप इलेक्ट्रॉन का कंसीडर कर रहे हो तो ये फॉर्मूला इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए ही काउंट कर रहे हो। ये वाली v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में कर रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन। जब आपको डेरिवेशन करनी होती है, आप पूरी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट लिखते हो प्रॉपर, इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज v दैट इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेट इट, राइट, इन दैट वे यू हैव टू राइट द होल सेंटेंसेज, और उसके बाद स्टेप वाइज डेरिवेशन करते हो आप, ठीक है। डेरिवेशन में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, बट एक बार ही पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो v की मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, h/m तो ऐसे ही रहा, v आपका नीचे है, सो क्या हो जाएगा, ये 2E नीचे आ गया, m ऊपर, ये अंडर रूट ही था, ठीक। उसके बाद लेट मी करेक्ट इट अ बिट, दिस वन। अब इसको हम m को अंदर ले जा सकते हैं ना, क्या करेंगे हम, h तो ऊपर रह गया और नीचे अगर हम यहाँ पे m² अंदर ले जा रहे हैं, चलिए मैं आपको पूरा करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम लगेगी, हो सकता है किसी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ जाए। m नीचे है आपका 2em², ये m से m कट हो गया, ठीक। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, h 2em का अंडर रूट,
है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, h हमारा कांस्टेंट पता है, 2 भी कांस्टेंट है, E क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए हमने स्टार्टिंग में ये E ही था ना, ठीक। अब मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूं तो क्या करेंगे हम, h/2mEV, ये आपका फॉर्मूला आ गया लैम्डा के लिए। बट यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें सारी कांस्टेंट हैं, v को हटा दे क्योंकि v हम पोटेंशियल खुद से अप्लाई कर रहे हैं। सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे, h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा क्योंकि सब जगह आने वाली है। मास 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली चार्ज है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या रह गया पीछे, वोल्ट। तो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, क्या फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी, सारा कुछ अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, नीचे तो आपका रूट भी रह गया सिर्फ, है ना, क्योंकि हमें यही है जो वेरिएबल है कह सकते हैं, बाकी सारा कांस्टेंट था। तो वो आपका एक्चुअली आएगा 1.23 × 10⁻9। ठीक, ये सारा आपका फाइनली सारी वैल्यूज पुट करने पे आया। यहाँ पे आप वोल्ट जो पोटेंशियल जो भी अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन में आपको अगर दिया है डायरेक्टली उसको पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और अगर इनकेस किसी और पार्टिकल के लिए करना है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वहां पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, Q, मतलब जो पार्टिकल आपने लिया उसका चार्ज आप पुट कर दोगे। इलेक्ट्रॉन E जो हम चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, आप क्या करोगे, जस्ट Q पुट कर दोगे। तो 2m, जैसे यहाँ पे 2m EV है वो 2m QV हो जाएगा। फाइन। सो इस पे बेस्ड ये तो है ही कि आपका न्यूमेरिकल आता है, बट कभी कभार MCQs कुछ इस टाइप के आते हैं जो इस फॉर्मूले का यूज करके, मतलब कंपैरेटिव स्टडी करके, जैसे दो पार्टिकल्स के लिए कह दिया कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी आप कंपेयर कीजिए, अगर हम पोटेंशियल का यूज करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो आपको ये डिराइव करना पूरा जो सिखाया इसीलिए सिखाया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने हमारी क्या थी, 12mv²। तो आप क्या लिख सकते हो, E = 12mv²। यहाँ से हमने V की वैल्यू कैलकुलेट की, वो V की वैल्यू हमने लैम्डा = h/mv यानी कि डी ब्रॉगली का जो रिलेशन था उसमें पुट की है, वो वैल्यू पुट की। यहाँ से ये आया, ये m को आप अंदर ले जा सकते हो, है ना, अंडर रूट के अंदर। कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, h/√2em। अब E क्या था, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। सारी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट थी, हमने उसलिए सारी वैल्यूज को, जितनी कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको पुट करके कैलकुलेट किया 1.23 × 10⁻9। और नीचे रूट V जो है आपका वो वेरिएबल है, वो रूट V क्या है, पोटेंशियल अप्लाइड, जो कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने जो बोहर्स के पोस्टुलेट किए थे, हमने किया था ना एक एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वहां पे एक रिलेशन किया था, क्या था वो, mvr = nh/2π, है ना, ये रिलेशन किया था। फाइन। तो यही सेम रिलेशन हम डिराइव कर रहे हैं कहाँ से, डी ब्रॉगली इक्वेशन से। अब देखिए डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल नेचर है ना। इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं तो उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है। और बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सपोज कीजिए ये ऑर्बिट है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वेव की फॉर्म में कर सकता है। इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर किया पार्टिकल, और हम कह रहे हैं उसका डुअल नेचर है, तो वो पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, वेव की तरह से। कैसे, देखिए सपोज ये था, इसको मैं अगर इस तरह से कंसीडर करूं, ये वेव है, इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो ऐसा होगा ये इन फेज होगी, है ना, या फिर क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ये ऐसे है, ये यहाँ से ऐसे हो गई, ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना, मतलब कि ये आउट ऑफ फेज है। इन फेज का मतलब क्या होता है, दिखाते हैं, देखिए सपोज कीजिए ये हमने इस तरह से शो किया, लेट मी करेक्ट इट अ बिट, ये ठीक है। आप देख सकते हैं एक में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है, ये आपका आउट ऑफ फेज कहलाता है, ठीक। और जब इंटरसेक्शन नहीं आए, वही सेम कॉन्टिन्यूटी हो जाए, दैट इज इन फेज। ये वेव है आपकी दोनों इन फेज और आउट फेज, आउट ऑफ फेज कह सकते हैं।
दोनों का ही ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है बोहर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन उसी में मूव कर रहा है। डी ब्रॉगली कहता है कि वेव नेचर भी है इलेक्ट्रॉन का, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में से अगर आप दोनों बोहर पोस्टुलेट को भी कंसीडर करो और डी ब्रॉगली को भी, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये है ना। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, ये किसके बराबर होगा। नेचुरली जो वेव मूव कर रही है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसी वेवलेंथ की, क्योंकि वो जो वेवलेंथ है सपोज कीजिए क्यों होगी, यहां से यहां तक की एक वेव हुई, इसी तरह से कोई ना कोई होल नंबर ही होगा ना n टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं हम, n h/2π, है ना, यही हो सकता है ना। नहीं सॉरी, n इंटीग्रल मल्टीपल होगी लैम्डा की, वो तो बाद में आएगा क्योंकि हमने भी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट मैंने साथ ही अप्लाई कर दिया था। सरकमफ्रेंस आपका किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ जो भी होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल किसका, वेवलेंथ का। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा है आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से क्या होगा जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ 2πr, और यहाँ मैंने पुट किया n h/mv, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एक्चुअली मैंने डायरेक्टली पहले ही वहाँ पुट कर दिया था, इसलिए ये आपको अलग अलग करना है कि सर्कमफ्रेंस आपने पहले लिया 2πr इक्वल टू n लैम्डा, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ही होगा वो सर्कमफ्रेंस उस सर्कल का जिसको कि हम कह रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स। सेकेंड आप केस लोगे डी ब्रॉगली का रिलेशन, जो कि क्या है लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसमें जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को अगर आप देखिए क्या हो जाएगा, mvr हम इधर ले जा सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यही था आपका पहले रिलेशन बोहर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये वाला आपका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, जो नॉर्मली आपके एग्जाम्स होते हैं। एमसीक्यूज में इसका रोल नहीं है, एमसीक्यूज में तो डायरेक्टली आप रिलेशन का यूज करोगे, है ना, बट अदरवाइज जो आपका डेरिवेशन है वो पूछ लिया जाता है। सो यहाँ हमारा कंप्लीट हो सकता है होता है पूरा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। सारे हमने इसमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसकी फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी, सिग्निफिकेंस पढ़ी, ठीक है, पोटेंशियल से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा। ये अब बारी आती है इसमें इसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को लेके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके और वो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में भी वेरिएशन आएगी क्योंकि हमने देखा एक पोटेंशियल वाला था, एक जो आप नॉर्मल रिलेशंस कर रहे हो वो। सो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मास दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और कहा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, लैम्डा कैलकुलेट करो। अभी अभी हमने जो डेरिवेशन की ना उसमें क्या था, देखिए फॉर्मूला। एक तो तरीका अगर किसी को डेरिवेशन का वो शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि इसको याद रखना, वो याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में अगर भूल भी जाता है तो वही सेम तरीका हाफ mv² करते हुए आप प्रोसीड करेंगे और फाइनली इस रिलेशन पे पहुंचेंगे। क्या था, h नीचे था 2me, ये e था आपका काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और इसका था √। तो बड़ा सिंपल है, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप वैल्यू पुट करो। तो लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड में इसका √, किसका 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय E काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यानी कि 3 इंटू 10⁻25। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट है, बस बच्चे कई बार कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू हड़बड़ी मत करो, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे हमें तो कैलकुलेट करना आता है, जैसे ये सपोज है ना इसको कैलकुलेट करेंगे बट भूल जाते हैं कि √, है। सो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ऊपर था आपका -34, नीचे या -25, 31, ये आपका आ जाएगा 8967 इंटू 10⁻10 मीटर में आएगा। देखिए यहाँ जूल सेकेंड था, काइनेटिक एनर्जी आपकी जूल में है ना, मैंने नीचे की यूनिट्स लिखी नहीं, लिख देती हूँ, ये जूल में था, ये आपका केजी है, फाइन। और व्हाट एल्स, हाँ आप सोच रहे होंगे ये जूल से जूल कट गया, ठीक है फाइन, केजी कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये √में है, ठीक। जूल को जब आप ओपन करते हैं
तब कन्वर्ट ही होगा ना केजी मीटर सेकेंड इन चीज़ों की यूनिट्स को लेके। सो ओवरऑल कट के लैम्डा की जो आपकी यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी। बट आपको यहाँ देख सकते हो 10⁻⁻10 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 896.7 नैनोमीटर, है ना, 10⁻⁹ करेक्ट। सो हमने कैलकुलेट कर दिया। ये मैंने इसलिए किया, आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लैम्डा यूजुअली हम लोग नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर यहाँ पे आंसम लिख दो, है ना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपका 10⁻⁻ मीटर है, वहाँ आंसम कर देते या नैनोमीटर कर दिया, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम, 2-3। मैंने सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिए। सिंपल कौन से? लैम्डा इक्वल टू h/mv, है ना, इस पे बेस्ड देखियो सिंपल क्वेश्चन आपका जो होगा, लैम्डा कैलकुलेट करो, v कैलकुलेट करो, वो मैंने नहीं लिया है। उसका रीजन क्या है? जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला था तो इसलिए थोड़ा सा कराना था। और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा चेंज है, कह सकते हैं, है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी, कंपैरेटिव वाले, बट ये है कि करने का तरीका आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, 2 particles A and B are in motion, ठीक है, if lambda associated with particle A is 5 × 10⁻⁸ मीटर। A पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स हैं A और B, A का आपको लैम्डा दिया हुआ है यानी वेवलेंथ दी हुई है, B की कैलकुलेट करनी है, और एक और क्या चीज दी हुई है, इफ इट्स मोमेंटम, इट्स यहाँ B के लिए, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, ठीक है। आपने रिलेशन किया था लैम्डा इक्वल टू h/mv, इसका क्या मतलब था? h/p, मोमेंटम p था ना, mv आपका मोमेंटम है। तो अगर हम लैम्डा a के लिए लिखना चाहें, h तो कांस्टेंट है हमारा, मोमेंटम a लिख लिया। ऐसे ही लैम्डा b के लिए लिखें h/this वन, ठीक है। अब दोनों के अगर हम रेशियो ले लेते हैं, लैम्डा a बाय लैम्डा b, आप देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नेचुरली, ठीक है, ये थोड़ा स्मॉल लिखती हूं मैं, ऐसे आ जाएगा। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, ये किसका रिलेशन दिया हुआ है? मोमेंटम ऑफ बी और ए का, ये दिया हुआ है। बी का मोमेंटम अगर हाफ ऑफ ए है तो ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने लिखा हाफ ऑफ ए, नीचे आपका ऑलरेडी मोमेंटम ऑफ ए की वैल्यू थी, ये आया हाफ। अब अगर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, यही है ना, 2 × लैम्डा ए इज इक्वल टू वेवलेंथ फॉर बी। लैम्डा ए की वैल्यू दी हुई थी हमें 5 × 10⁻⁸, फाइन। तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे, 10 क्या आ गई वैल्यू? 10⁻⁷। बड़ा सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन मैं कह रही थी कि कंपैरेटिव पूछ लिया जाता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन तो इनफैक्ट एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता नहीं है, तो एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन तो मस्ट है, आप कह सकते हो। फाइन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको सिंपल सा जो है वो बता देती हूँ, जो हमने वो रिलेशन किया था ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1.23 × 10⁻⁹, राइट। तो आपने जो डायरेक्टली पोटेंशियल वाला फॉर्मूला किया था, उसका यूज करते हुए जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें गाइस कुछ नहीं है, जस्ट आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, वोल्टेज जो आपको पोटेंशियल दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। तो वो मैं आपका न्यूमेरिकल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो भी डायरेक्ट है, जस्ट कैलकुलेशन है। बट उसके अलावा एक और तरह का न्यूमेरिकल है, थोड़ा इस टाइप का, वो कंसिडर करते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट वुड बी द, व्हेन वुड बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू दैट ऑफ मूविंग प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करते हुए कहा हुआ है, और क्या कहा है देखिए, कब होगा क्या चीज? डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों की इक्वल, ठीक है, दोनों का मास हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा पहले हम एक जगह इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? MEBE, फाइन। लैम्डा h/mv होता है ना, हमने सब जगह E लिख दिया। अच्छा, ऐसे ही आप क्या करोगे, प्रोटॉन के लिए कर लोगे, MP/BP, फाइन। अब आप देख सकते हो H तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक। आपको करना क्या, उसने क्या कहा है, कब आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों की इक्वल होगी, यानी हमें करना है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा पी। ये कब होगा? जब ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब MEBE इज इक्वल टू MP/VP। अब यहाँ पे वेलोसिटीज आप एक साइड ले जाइए, है ना, वेलोसिटीज अगर आप एक साइड ले गए तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हो, मासेस आपका दूसरी साइड रहेगा,
करेक्ट। बस अब इसके बाद आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के लिए, ठीक है, और ये भी kg में है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, करेक्ट। दोनों जब आपने वैल्यू पुट की, इसकी आप रेशियो ले लोगे, रेशियो आपकी आ जाएगी 1836। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप देख रहे हो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। फाइन, ये आपका रिलेशन डिराइव हो गया। एक्चुअली कई बार इसमें प्रॉब्लम क्या थी, बच्चे सोचते हैं अरे इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि इसको आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। जब भी क्वेश्चन आए, जो चीज़ गिवन है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, पहले वो चीज़ लिखो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कुछ गिवन नहीं होता, जैसे यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है ना, बट हमें पता है कि मास की वैल्यूज हमें पता है, आप कंपैरेटिव आंसर तो निकाल ही सकते हो ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बारी कॉन्सेप्चुअल्स में भी पूछे जाते हैं या अप्लाइड पार्ट में। इस तरह के ये न्यूमेरिकल भी है और हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है। सो आपको ये भी सॉल्व करने आने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डी ब्रॉगली, हमने अच्छे से किया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जब भी आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर आ गया, डी ब्रॉगली का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद आपका आया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हेजनबर्ग आपका साइंटिस्ट का नाम है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके जर्मन फिजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल दिया 1927 में। क्या कहता है, नाम से पता लग रहा है अनसर्टेनिटी, तो यानी कोई भी चीज़ इसमें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो अनसर्टेन होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। पहले मैं रिलेशन बता देती हूँ। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ये इसका रिलेशन है। जैसे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी डी ब्रॉगली के लिए था, ऐसे ही ये है, ठीक है। क्या कहता है आपका ये पूरा प्रिंसिपल, पहले वो बता देते हैं, फिर हम डेफिनेशन करेंगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना छोटे पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स के लिए दोनों चीज़ों को अगर आप चाहो कि एक ही साथ मेजर कर पाओ और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब एक डेफिनेशन तो आपकी यहाँ से आ रही है। अच्छा, और इन केस अगर आप अटेम्प्ट भी करो कि किसी एक को आप या दोनों क्वांटिटीज को एक साथ आप एक्यूरेट मेजर करना चाहो, तो एक तो हो जाएगी लेकिन दूसरी लेस एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी अभी वो बताएंगे, उसका पूरा रीजन दूंगी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहले तो देखिए, एक डेफिनेशन तो क्या होगी आपकी, product of uncertainty in position and the product of uncertainty in momentum is always constant and it is equal to or greater than h upon 4 pi। जो आपका रिलेशन है, इसी से एक डेफिनेशन आपकी बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका डी ब्रॉगली था, वैसे ही हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल, इसकी एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, जैसे डी ब्रॉगली का था वैसे ही सब कुछ इसका भी डेफिनेटली पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। सो द अनसर्टेनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी आपकी क्या, आप जो डेफिनेशन कह सकते हो वो क्या होगी, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, ठीक है। वो तो एक्चुअली जो आपने, आप ये कह सकते हो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका दे रखा है उससे से डेफिनेशन बनाइए। बाकी आपकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये, बट एग्जाम में अगर आपको नहीं याद रहती तो आप वो भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम, द पोजीशन and momentum, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of the small particles with accuracy, with complete accuracy।
विद एक्यूरेसी भी लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, साइमल्टेनियसली वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों, जब आप मेजर करने की बात कर रहे हो तब के लिए कॉन्सेप्ट है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स विद कंप्लीट एक्यूरेसी। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी ऑफ दीज क्वांटिटीज with accuracy then the other property other quantity will become less accurate, ठीक है। तो आप पूरा कंबाइन करके सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, रिलेशन दिया, डेफिनेशन दी, डेफिनेशन भी आप दोनों टाइप की दे सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, डेफिनेशन की और उसके रिलेशन की। अब बात आती है जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू किया हुआ है ना, न्यूमेरिकल्स में आप जस्ट क्या करते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इसको इक्वल ले लेते हो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इजी हो जाए उसके लिए ये करते हो। अब डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एम वी होगा, तो एम तो आपका कांस्टेंट है, एम बाहर ले लूं मैं, एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। तो आप एक चीज यहां से और डिराइव कर रहे हो, क्या, एच अपॉन 4 पाई एम। ये देखिए क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है या फिर h अपॉन 4 पाई m, ठीक है, करेक्ट। ये हो गई इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशन, ठीक। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि क्यों हम साइमल्टेनियसली इनको मेजर नहीं कर सकते। सपोज कीजिए एक जगह कोई पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन है मेजर करनी है, वेलोसिटी मेजर करनी है, दोनों में से कोई भी चीज़, हम एक बार में एक मेजर करते हैं, चलिए सॉरी। पोजीशन मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, लाइट नेचुरली उस पर फॉल करेगी तभी आप पोजीशन देख सकते हो ना कि कहाँ है। अगर आप उस पर लाइट फॉल करा रहे हो तो छोटा पार्टिकल, ये बात तो हम क्या कर रहे हैं कि छोटे पार्टिकल्स के लिए है ना, यही कह रहे हैं ना, छोटा पार्टिकल अगर आप उसके ऊपर लाइट आपने फॉल कराई, वो लाइट एक तरह से एनर्जी है, वो एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, उस पार्टिकल को। वो पार्टिकल अपनी जगह से, और वैसे भी जब आप लाइट स्ट्राइक करवा रहे हो रिफ्लेक्ट होके भी आएगी, रिफ्लेक्टेड फोटोन भी होगा, तो उसकी वजह से पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो जाएगी उस पार्टिकल की, छोटे पार्टिकल की, है ना। मैं दोबारा बताती हूँ, जब भी लाइट, या आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हो कि छोटा पार्टिकल है आपका, लाइट आपने स्ट्राइक करवाई उसको देखने के लिए, उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए कि वो कहाँ है। जैसे ही आप लाइट उसके ऊपर गिराओगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी उस छोटे पार्टिकल को। तो जो जिस जगह पे वो पोजीशन पे वो था, आप तो उसको मेजर करना चाह रहे थे उसकी पोजीशन, बट एनर्जी उसको जैसे मिलेगी वो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मूव करने लगेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई। सो उसकी पोजीशन चेंज हो गई एंड वेलोसिटी भी चेंज हो गई बिकॉज उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। दूसरी बात क्या है कि ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम छोटी वेवलेंथ यूज करें तो एक्यूरेसी आ सकती है मेजरमेंट में। चलिए ये अप्लाई भी करके देख लेते हैं। अब अगर शॉर्ट वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, स्मॉल वेवलेंथ यूज कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, देखिए हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किया हुआ है ना, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये किया हुआ है। अगर आप वेवलेंथ छोटी कर रहे हो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे हो मतलब एनर्जी ज्यादा कर रहे हो, इक्वल टू एच म्यू, राइट। तो इतनी ज्यादा एनर्जी अगर आप किसी छोटे पार्टिकल को प्रोवाइड कराओगे तो भी सेम वही चीज, वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आप उसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो उसकी पोजीशन और क्या कहते हैं मोमेंटम दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ ऑफ दीज साइमल्टेनियसली विद कंप्लीट एक्यूरेसी, ठीक है। सो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, रिलेशन, डेफिनेशन, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आपका देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पूछा जाता है और एक सेंटेंस आता है, सपोज कीजिए कई किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्टली पूछें डिस्कस द सिग्निफिकेंस, या फिर एक चीज और कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एवरीडे लाइफ, या देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एवरीडे लाइफ। उसका कारण क्या है, एवरीडे लाइफ में हमारे पास कोई छोटा पार्टिकल तो है नहीं, हमारे पास क्या है, बड़ा पार्टिकल। अब आप कंसीडर कीजिए अगर कोई पार्टिकल बड़ा है, कार है, कुछ है, बॉल है बड़ी सी, तो आप उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करा रहे हो तो अपने आप तो मूव करने नहीं लगेगी, क्योंकि वो एनर्जी जो लाइट की फॉर्म में हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं दैट इज इनसफिशिएंट फॉर दैट ऑब्जेक्ट टू मूव, राइट। तो अगर वो एनर्जी इतनी है ही नहीं कि उस ऑब्जेक्ट को, उस बड़े पार्टिकल को हिला सके, तो आपका यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक आप तरह से ये कह सकते हो कि एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने एक केस लिया आपका,
1 मिलीग्राम कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, 1 मिलीग्राम सब्सटेंस लिया, वहाँ पे अगर आप ये रिलेशन लगाओगे क्या, डेल्टा एक्स डेल्टा वी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट, और h अपॉन क्या था आपका, देखो m, यहाँ से हमने v लिया था, m आ गया और 4 पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻34 और नीचे आपका आ गया 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और मास आपको दिया हुआ है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। बट आप सब जगह देखो, आप यूनिट्स यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड वाली, तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा 10⁻⁻6। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 10⁻28, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ रहा है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का इन केस ऑफ बिगर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा वी, यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रही हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लिख रही, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड में आपका आया 4 इंटू 3.14, ठीक। देन मल्टीप्लाई में आपका मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 10⁻4। अब आप देख सकते हो दोनों के प्रोडक्ट में से ये वैल्यू, ये वाली बहुत स्मॉल है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बिगर पार्टिकल के लिए यानी आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इतना छोटा आ रहा है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो हम ये कह सकते हैं कि अप्लाई दोनों पे होगा, बट सिग्निफिकेंस या उसकी इंपॉर्टेंस की, हम इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि हम उसका कहीं यूज कर सके, है ना, प्रॉपर। तो वो आपका खाली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, मैक्रो के लिए नहीं है। जैसे आपका सेम डी ब्रॉगली में था, क्या था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वो उसका सिग्निफिकेंस था, मैक्रो के लिए नहीं था। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए क्लियर होती है कि जैसे बोहर का जो पोस्टुलेट्स थे या बोहर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है कहाँ, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में। बट यहाँ से हमें पता लग रहा है अनसर्टेनिटी की जब बात आ गई तो इट मीन्स कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, यानी कि बात किस चीज़ की आ गई, प्रोबेबिलिटी की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कम्स इन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की आप जो पोजीशन कह रहे थे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही वो घूम रहा है, वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तभी आपका नया कॉन्सेप्ट आया, जो हम बात कर रहे थे कि नया मॉडल आएगा। मैंने आपसे कहा था ना, नया मॉडल आएगा जो कि किस पे बेस्ड होगा, जो लिमिटेशन थी बोहर पोस्टुलेट्स की। डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग वाज अ लिमिटेशन फॉर बोहर मॉडल, राइट। हमने जब डिस्कस किए थे बहुत सारी लिमिटेशंस, उसमें एक कॉन्सेप्ट था। तो नया मॉडल जो आपका आया वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो बेस्ड था इसी पे, मतलब कहने का मतलब है डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस पर बेस्ड था। तो नेचुरली नया कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, उनकी प्रोबेबिलिटी है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी से फिर आपका कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। सो सिग्निफिकेंस हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, स्कूल्स में बहुत पूछे जाते हैं। सो पहले अब वो सॉल्व करते हैं, देन इसके न्यूमेरिकल। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का डायमीटर है उसके विद इन दैट ओनली इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस आपका किस रेंज का होता है, 10⁻⁻15, ठीक, 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है, उसी में एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या ले सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं ना यहाँ से, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वो जो डायमीटर है उसका न्यूक्लियस का वो इतना ही है। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। देखिए आपका फॉर्मूला था ये, ठीक है, 4πm। डेल्टा एक्स में यहाँ ले जा सकते हो इस साइड, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम इधर ले जाते हैं, ठीक। अब वैल्यू पुट करते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। अच्छा, 4 इंटू 3.14, फाइन। और देन मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31। फिर क्या रह गया, डेल्टा एक्स आपका 10⁻15। अब ये जब आप सारा कैलकुलेट करोगे तब आपकी वैल्यू आती है
77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। सो अब आप ये देखिए, ये वैल्यू जो आपकी आ रही है 5.77 इंटू 10⁻10, इसको बेशक आप छोड़ दें, ये देखिए 10⁻10, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी हो। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ये पूछा जाता है तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको सारा लिखना भी पड़ेगा और ये शो करके भी दिखाना पड़ेगा। फाइन, आपको बताना पड़ेगा एज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 3000 kg, ठीक, हुज पोजीशन इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ ±10 पिकोमीटर। अब ये जो आपको एक्यूरेसी दी हुई ना ±10 पिकोमीटर, इसका मतलब क्या है कि 10 ज़्यादा या 10 कम पिकोमीटर हो सकता है। इसका मतलब ये आपको दी हुई है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है हमें, है ना, ±10 पिकोमीटर। जब आप वैल्यू लोगे ना, वहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हो, जब हम वैल्यू पुट करते हैं यू जस्ट पुट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये 10 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर आपका होता है 10⁻12। सो ये कितना आ गया 10⁻11। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लिखते हैं h/4π, ठीक, और ये m, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इसको उधर ले जाते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, MVR राइट, करेक्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, इसलिए क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि कई सारे फॉर्मूलाज कर रहे हैं ना, डी ब्रॉगली भी कर रहे हैं, बीच में एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट किया, तो जल्दबाजी में कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, 6.6 इंटू 10⁻34, देन 4 इंटू 3.14 या 22/7, जो लेना है आपको ले सकते हैं। ठीक है, मास आपका कितना आएगा, ये दिया हुआ है 3000। नेक्स्ट क्या रह गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻11। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका सारी वैल्यू आ जाती है 1.76 इंटू 10⁻27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट लिखना ज़रूरी है। सो बहुत सिंपल था, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की एंड कैलकुलेट कर लिया। बस एक ही चीज़ ध्यान देनी थी, वो क्या थी, ये वाला पार्ट, एक्यूरेसी ऑफ ±10 पिकोमीटर। ये हमें खुद पहचानना था कि ये एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम, मास हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एंड स्पीड दी हुई है हमें 45 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दी है, कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको अनसर्टेनिटी इन स्पीड ले लेते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ले लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। यहां से आप कैलकुलेट करोगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फाइन, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखो क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया हुआ था 2%, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली आपने 2% करना है, जो भी एक्यूरेसी का परसेंटेज दिया होगा और जो वैल्यू दी होगी। जैसे हो सकता था कि किसी क्वेश्चन में पोजीशन को लेके ये चीज़ की हो, तो जितना परसेंटेज दिया होगा मल्टीप्लाइड बाय दैट पोजीशन, वो आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहाँ हमने किया 2/100 मल्टीप्लाई बाय 45.9 मीटर पर सेकेंड। बस यही मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में जो पहचाननी आनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना +-10 पिकोमीटर, ऐसे ही यहाँ पे ये। अब क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कैलकुलेट कर लेना है, दैट्स इट। h/4πm, ये है आपका v। ठीक, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा x। फाइन, डेल्टा x, उसके बाद मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ डायरेक्टली। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4π के लिए 4 इंटू 3.14 इंटू m क्या है। अच्छा एक चीज़ और, m बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में कहीं भी m आता है इलेक्ट्रॉन का ही मास भर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, m क्या दिया हुआ है वो भरना है, 40 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁻⁴
-3 और क्या रह गया 4 पाई m, ये डेल्टा v की वैल्यू 0.9। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपकी आ जाएगी 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। यूनिट्स मत भूलिएगा, यूनिट हमेशा मेंशन करनी है, फाइन, क्योंकि जो हम फाइनल आंसर निकालते हैं बोर्ड्स में भी यूनिट के इन सारी चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स में तो इनफैक्ट स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप एक यूनिट लगा रहे हैं, गिवन लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। फाइन, एक और क्वेश्चन दे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ इट हैज़ अ वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। अब देखिए इसमें फिर कुछ नहीं दिया हुआ, सो हो सकता है ऐसा लगे कि सॉल्व कैसे करना है। पहली बात तो है हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, मतलब वेलोसिटी पूछी जा रही है। इफ इट हैज़ अ वेवलेंथ यानी लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी दी हुई है, सो इट मीन्स ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv किसके लिए होता है, ये आपका है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आ गया, देखिए है ना। और यहाँ हमने इस तरह से क्वेश्चन मिक्सअप करके भी कई बार पूछा होता है। सो आप यहाँ पे v लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू h/mv है, और देन आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू h/m, v इज इक्वल टू h/m का अंडर रूट। बस इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, v 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक, देन m आपका इलेक्ट्रॉन के लिए था 9.1 इंटू 10⁻31, इसका अंडर रूट। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली से रिलेटेड था, बट एक तरह का क्वेश्चन आ गया था, सो आई थॉट कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारा नया मॉडल जो आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या किस पे बेस्ड है वो। सो बोहर मॉडल का हमने ऑलरेडी लिमिटेशन हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। फिर मैंने बात कही थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हमारा नया मॉडल। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बात आ रही है क्वांटम मैकेनिकल की, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की। इसकी नीड क्या है, सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इसको इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा। सो हम क्या स्टडी कर सकते हैं, नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी डील करती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक यानी जितने बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए तो सारी एक्सप्लेनेशन, सारी थ्योरीज देती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं देती थी। सो हमें क्वांटम मैकेनिकल्स, आप ये कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स की जो हमारी पूरी ब्रांच है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, सो दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे भी वो सारी स्टडीज जो हमें प्रोसीड करनी है हो सके। अब जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है ये पूरा बेस्ड है वेव मोशन पे, पार्टिकल्स के वेव जो नेचर है, वेव कैरेक्टर है, उसको लेके, ठीक। तो इस पे जो आपका फर्दर मॉडल हमारा है उससे हमें एक इक्वेशन आती है, क्या है वो इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। क्यों बता रही हूं मैं ये आपको, क्योंकि हमें ये इक्वेशन पूरी पता होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो दिया एरविन श्रोडिंगर ने, वो पूरा नाम है साइंटिस्ट का एरविन श्रोडिंगर, उन्हीं के नेम पे बेस्ड ये है, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किससे डील करता है, क्वांटम, इसी में हम फर्दर पढ़ लेते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक, और ये डील करता है वेव मोशन को लेके। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरली वेव मोशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और हर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं ऑर्बिट से हम फर्दर प्रोसीड कर चुके थे 3 डायमेंशनल वे की तरफ, जैसे कि हमने
दोनों प्रिंसिपल्स किए, दोनों कॉन्सेप्ट किए अभी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपका आ जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। सो आपकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैं इक्वेशन पहले पूरी लिख दे रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी उस इक्वेशन में एक एक चीज का क्या मतलब है। ठीक, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वाई स्क्वायर, तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेके है ये, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। अब इसमें देखिए डेल स्क्वायर साई सब जगह रिपीट हो रहा है। नीचे क्या है, डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई। अभी मैं बताऊंगी आपको कि साई है क्या चीज। ठीक है, वेव फंक्शन है, बट इसकी डिटेल, इसका सिग्निफिकेंस आई डिस्कस इट विद यू। तो डेल स्क्वायर साई एक्स वाली डायरेक्शन में, वाई में, जेड में, यानी सेकेंड डेरिवेटिव साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक, मास आपका सेम वही इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। कैपिटल ई है आपकी काइनेटिक टोटल एनर्जी। ठीक है, और वी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ई यहाँ पे टोटल एनर्जी है, वी है पोटेंशियल एनर्जी, साई फिर से वही वेव फंक्शन आ गया। सो श्रोडिंगर ने ये वेव इक्वेशन पूरी दी इलेक्ट्रॉन को लेके इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया गया, है ना। जब सॉल्व करने पे इसके जितनी भी आपकी वैल्यूज आई वो क्या थी, एक्चुअली यहाँ से हमें ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यानी कि हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो जहाँ पे प्रेजेंट हैं, यानी कि क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी बेसिकली हमने कैलकुलेट की। और उससे एसोसिएटेड जो भी साई की वैल्यू थी उन्हें हम क्या कहा हमने उनको, वेव फंक्शन। ठीक, जैसा कि हमें पता है सारा वेव नेचर को लेके ही पूरा मॉडल है, डिस्कशन है। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये साई क्या चीज़ है, और अगर साई स्क्वायर है तो इस सब का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि हमें ये एक्चुअली पूरा आपका अगर देखो तो फिजिक्स में हमें नहीं जाना है, वी शुड नो कि इक्वेशन क्या थी और हम इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारा नया मॉडल जो आएगा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग में अगर बात करूं तो वो कहाँ हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, छोटा सा एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ मैं। क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करता था, वो कंप्लीटली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने सिर्फ माइक्रोस्कोपिक को कंसीडर किया, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब उस पे बेस्ड आपका पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया। दिया किसने, एरविन श्रोडिंगर ने। ठीक है, ये दिया था 1926 में, ये मिस हो गया एक पॉइंट। ठीक, और ये मॉडल आपका बेस था वेव मोशन पे, वेव नेचर को लेके। तो वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड शो करोगे तो उसके रिगार्डिंग एक इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बेस है आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इक्वेशन में क्या था, डेल स्क्वायर साई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स स्क्वायर। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव मतलब डेल स्क्वायर, है ना। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू डेल स्क्वायर। डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन को लेके, ऐसे ही वाई फिर जेड डायरेक्शन को लेके, प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ई आपकी टोटल एनर्जी, वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से आप टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दैट इज क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक, और वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और जितना करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसके साथ आती हैं दैट इज वेव फंक्शन। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी, बच्चों को कई बार इस मॉडल को लेकर बड़ा डाउट रहता है। आपको सिर्फ इतना जानना है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जितना मैंने बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया क्यों, है ना, लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की इसलिए आया। ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखने को आती है एग्जाम में, इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है। मैंने कहा ये कैसे डिराइव करेंगे क्या है उसके डिटेल्स में नहीं जाना है। यू शुड जस्ट नो कि ये इक्वेशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, और ये जो आप इसमें शो कर रहे हो वो क्या चीज़ है वो पता होना चाहिए। फाइन, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई
एंड साई स्क्वायर, जो हम यहाँ बार बार बात करें ना, साई क्या चीज़ है या साई, इसका यूज़ क्या है या हम इससे क्या कह सकते हो प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। देखिए अब साई, जो हमने डेल स्क्वायर साई लिखा था ना, साई इज एक्चुअली वेव फंक्शन जो आप स्टडी कर रहे हो और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, आप कह सकते हो यूज नहीं है। ठीक है, बट साई स्क्वायर क्या का है, साई स्क्वायर क्या चीज़ है, जैसे आप लाइट या साउंड वेव की अगर आप स्टडी करते हो तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो क्या देता है हमें, इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट और साउंड, ये कैलकुलेट कर पाते हैं हम उस चीज़ से। वैसे ही सिमिलर साई स्क्वायर आपका ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो साई स्क्वायर हमारा क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, या खाली साई स्क्वायर का तो पूछा ही जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अब अभी तक तो बात थी वो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, बट हमने कहा था उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आ गया था, है ना, आ क्या गया था, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी की बात आ गई इस वजह से। सो प्रोबेबिलिटी, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर बनाया, उसके बाद डॉट डॉट ही कह सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी है, तो जितना वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो सारा एरिया आपका क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, अराउंड दैट न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई स्क्वायर। फाइन, तो इसीलिए वो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट एरिया रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन या फिर सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस या रीजन अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोलेंगे हम उसको, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, या सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को लेके प्रोसीड करता है और हमारा नया जो पूरा मॉडल है वो इसी पे बेस्ड है, जो हम अभी प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्बिटल्स की ही बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑब्लिक डाल दिया मैंने। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हमने बेसिक कर लिया और किस पे बेस्ड है, इक्वेशन कर ली, सिग्निफिकेंस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पूरा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा कि ऑर्बिटल है क्या, देन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस, फर्दर हम मूव ऑन करते जाएंगे इस मॉडल को लेके। ठीक है, तो इस मॉडल को लेके जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जस्ट आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए एंड उसका सिग्निफिकेंस है, उसमें जो जो चीज़ें थी वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड अभी तक का जितना पढ़ा हुआ है हमने उसको रिवाइज कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मार्क्स जो इसकी कंट्रीब्यूशन है इन द एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो काफ़ी ज़्यादा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब जगह जहाँ भी आपको लगता है शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर ऑल दी नोटिफिकेशंस, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपकी कोई भी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।